हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज एक बार फिर हम अविनाश काकड़े जी से बात करेंगे, जो किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, नागपुर में रहते हैं। वही नागपुर जहां आरएसएस का गढ़ है, लेकिन वहीं से वो गांधीवादी विचारधारा को बरूए कार लाते हैं, मुसलसल बोल रहे हैं और आप लोग भी उनको सराहते हैं। आप उनकी वीडियो काफी दिलचस्पी से देखते हैं। आज हम अविनाश काकड़े जी से जो बात करेंगे, सबसे ज्यादा इस वक्त इलेक्शन में बीजेपी और खास तौर पर मोदी जी का क्या हाल है। मोदी योगी की जोड़ी जो है, एक तो जोड़ी पे अपने आप एक सवाल उठ रहा है कि क्या एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या में जो एक तरह का रोड शो हुआ, उससे काफी कुछ सामने नजर आ रहा है। तीसरे चरण की वोटिंग होनी है कल, और आज हमारी बात हो रही है। इससे पहले एक शांति है, ऐसी शांति जिसमें ऐसा लगता है कि दो चरण में लोगों ने भी दिलचस्पी ली वोट डालने में, और खुद ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के वोटर बाहर निकल करके नहीं आ रहे। हालांकि बीजेपी के नेता ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन लोगों में वो इंटरेस्ट जगाने में नाकाम रही है कि लोग वोट करें। बहरहाल नेताओं का काम एक दूसरे को दूसरे की कमियां बताते रहना, अपनी कमजोरी और हार को किसी ना किसी दूसरे के सर पर डालते रहना, ये नेताओं का काम है। अविनाश काकड़े जी से जो हम आज बात करेंगे, एक तो ये कि मोदी जी में इतनी हताशा क्यों नजर आ रही है। उसके अलावा मोदी जी जिसके साथ खड़े थे कुछ ही दिन पहले, प्रज्वल रमन्ना, देवेगौड़ा साहब के पोते, उन्होंने क्या क्या कारनामे सामने आए हैं। दर्जनों दर्जनों औरतें ऐसी हैं जिनके बारे में आज के अखबार में खबर यह है कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है। वो डरी हुई हैं कि वहां के गांवों से जो रिपोर्टर घूमते हुए बता रहे हैं कि कोई भी नाम बताने के लिए तैयार नहीं था पत्रकार से बात करने के लिए। तो वो क्या कुछ है मामला। उसके अलावा अडानी की 6 कंपनियों को सेबी ने नोटिस दे दिया, उसके क्या मानी है। क्या मोदी जी के कमजोर होने का इशारा है ये। उसके अलावा भारत से जो प्याज विदेशों को जाती है, आमतौर पर किसानों को ये शिकायत है कि जब भी उनकी फसल का टाइम होता है, तब एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी जाती है, और ताकि ताकि इनके अपने जो पूंजीपति हैं वही खरीद लें सस्ती मंदी। अब महाराष्ट्र और गुजरात की प्याज में मुकाबला हो रहा है। महाराष्ट्र की प्याज बाहर जाएगी या गुजरात की जाएगी, किस हद तक सरकार के लोग गिर सकते हैं, ये देखने की बात है। और भी कई मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं। आपने बताया था तकरीबन 2 हफ्ते पहले कि मोदी जी अलग अलग चरणों के प्रचार में रोना शुरू करेंगे और क्या क्या होगा, और आपने 7वें पर कह दिया था कि वो झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। झोला उठाने का इंतजार बहुत लोगों को है। अभी इस वक्त क्या कुछ हाल है। मोदी जी नजर आए, मोदी जी नजर आए थे अयोध्या में, अब क्या नजर आ रहा है आपको, क्या देखते हैं। एक गाली गलौच वाला चलन चल रहा है, उसमें बीच बीच में धर्म का तड़का लग जाता है, उसका रोने का भी एक आध बार तड़का लग जाता है। इसके बाद तो बहुत रोएंगे। सवाल ये नहीं है सर, ये घबराए हुए कितने हैं, ये आपको दो चार चीजों से मैं समझा देता हूँ। सबसे पहली बात तो वहां इलेक्शन नहीं है, जहाँ अयोध्या है वहां इलेक्शन नहीं है। मगर इनको जब पुलवामा जैसा जिन्होंने षड्यंत्र जो रचा था, जिसके बारे में आपने अभी बताया मुझे कि चेन्नई क्या कुछ स्टेटमेंट आया और वो बोल रहे शहीदों का अपमान कर रहे। शहीदों का अपमान जब नहीं होता है कि जब पुलवामा के शहीदों से नए जो ये होते मतदाता, पहले टाइम के मतदाता, उनको प्रसाद के तौर पे वोट मांगा जाता है, उस वक्त नहीं होता है ना। पुलवामा के शहीदों का अपमान नहीं होता है। जब बजरंग बली के नाम से बटन दबाने के लिए बोला जाता है, उस वक्त नहीं होता है हमारे भगवानों का अपमान। शहीदों के नाम से वोट मांगो तुम, बलात्कारियों के नाम से वोट मांगो तुम, उसको क्या बोलते हैं, भगवान के नाम से वोट मांगो तुम जो करो वो सही। दूसरा, अगर कुछ सवाल भी उठाया तो बोलने के लिए ये मुक्त है कि तुमने सैनिकों का अपमान किया, तुमने भगवान का अपमान किया। ये एक हमारे यहाँ का बता रहा था, कैंडिडेट गया था वो राम जन्म के इसमें या मंदिरों की पूजा में, हनुमान जयंती के इसमें,
तो तुरंत ये टूट पड़े कि ये सीजनल भक्त है, ये कभी कभी आते हैं। भैया भक्त तो सीजनली आएगा, पुजारी रोज जाएगा। तुम पुजारी हो, तुम भक्त नहीं हो ना, तुम पुजारी हो, तुम वहां धंधा करते हो भगवान का, तो तुमको रोज जाना पड़ेगा। दुकानदार को अपना दुकान रोज खोलना पड़ेगा, ग्राहक तो जब जरूरत होगी जब ही जाएगा। तो हमको ये समझाने का कोई ये प्रयास न करे, ये भट्ट पुजारी जो भगवान और भक्तों के बीच में जो दलाली करते हैं, ये हमें समझाने का प्रयास न करे कि हम क्या करें, हम भगवान की भक्ति कैसे करें, किस तरीके से करें, ये आपका धंधा नहीं है। ये सर इतने घबरा गए हैं कि इन्होंने जो हरकत इंदौर में किया, सूरत में किया, इन्होंने वही हरकत करने का प्रयास किया था सागर में, इन्होंने वही हरकत करने का प्रयास किया था उड़ीसा में, और उड़ीसा की कांग्रेस कैंडिडेट के पैसे ही नहीं है भाई, मैं कैसे लड़ू वगैरह वगैरह, वो सब चल रहा था। अभी सुमित्रा महाजन को इंदौर के लोगों ने ये बोला कि इससे ज्यादा और तानाशाही क्या हो सकती है। ये सुमित्रा महाजन जी का स्टेटमेंट है, जो पहले मोदी जी के पहले 5 साल में जो स्पीकर थी, बाद में उसका टिकट काट दिया, वो सुमित्रा महाजन बोल रही है कि मैं नोटा पे वोट डालूंगी। अब बात समझ लो कितनी गंभीर मामला है कि इनकी पहली पंक्ति की जिनको वरिष्ठ नेताओं में बैठा दिया, वो वरिष्ठ नेता बोल रही है कि हम नोटा पे वोट डालेंगे, इनको वोट नहीं देंगे। और ये इतने घबरा गए हैं कि अब इनको लगा कि सैनिक को नहीं बेच सकते, कोई हादसा निर्माण नहीं कर सकते, तो ये राम के शरण में चले गए तुरंत, और वहां राम की रैली और वो सब निकालना शुरू हो गया। ये बार बार जो धर्म का उठा रहे, ये इनका नहीं है। अब ये नागपुर में जो आए थे ना मिलने के आरएसएस वालों को, तो उन्होंने समझाया कि हिंदू मुसलमान नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ये तो करते ही थे, अब पूरे प्राणों से कर रहा है, इनको लग रहा है कि वो। और फिर आपको एक बात और बता देता हूं, इन्होंने कई बार बोला आरएसएस के लोग वोट नहीं कर रहे, आरएसएस के लोग, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ। आरएसएस के लोग सारे वोट कर रहे हैं, मगर अगर हार जाए तो लोग जूते मारने के लिए उनके घर पे ना पहुंच जाए। इस साले 10 साल इतना नर्क बना दिया, हमारा जिंदगी नर्क बना दिया, देश को इतना गंदे तरीके से ले गए तुम, और धर्म के नाम से तुमने हमारा सर्वनाश कर दिया, तो उनके घर में ना पहुंच जाए, वो सेफ लेने के लिए, वो सेफ्टी लेने के लिए ये इस तरीके का प्रचार कर रहे। सच बात ये नहीं है, सच बात ये है कि वो पूरा प्रयास कर रहे, मगर जनमानस मोदी जी के शासन से उबकर उनके विरोध में वोट देने के लिए एकदम उतावला है। सब जगह कांग्रेस का कहीं संगठन नहीं है, विरोधी पार्टियों का कोई संगठन नहीं है, विरोधी के पार्टियों के पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, मगर जनता ने सोच लिया है कि इनको उखाड़ फेंकना है। और फिर इसलिए ये क्या करते हैं आपको पता है, इन्होंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, 20वें नंबर पे यूनिवर्सिटी है, उस गलगोटिया यूनिवर्सिटी का धूप गलगोटिया एक ट्वीट करता है, और अमित मालवीय जो आईटी का प्रमुख है, बीजेपी के आईटी का प्रमुख है, वो ट्वीट करता है कि देखिए छात्रों में कितना गुस्सा है। और छात्र कौन थे? 10, 20, 25 छात्र थे जिनको प्ले कार्ड भी पढ़ना नहीं आता था। वो यूनिवर्सिटी का लेवल क्या होगा, मैं उन बच्चों से आग्रह करता हूं, उनके बच्चों के माता पिता से, कि ये यूनिवर्सिटी पढ़ने लायक नहीं है, ऐसे यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को मत रखिए। उन बच्चों से प्रदर्शन करवाया जा रहा है। क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? विकसित भारत के लिए उनके पास में जो प्ले कार्ड थे उसमें लिखा था कि विकसित भारत के लिए कांग्रेस दफ्तर पर जो प्रदर्शन हुआ, उसमें प्ले कार्ड में लिखा है, पहले लेंगे आपके वोट, फिर लेंगे मंगलसूत्र और नोट। कहां से मामला? और ये छात्रों को बोलना भी नहीं आ रहा, पढ़ना भी नहीं आ रहा। 70 साल में ना दिया जल ना बत्ती, अब छीनेंगे आपकी संपत्ति। ये जो है, मतलब अरे बाप रे, मूर्खों की कितनी जमात पैदा करोगे और कहां ले जाओगे देश को? तुम्हारे सत्ता के लिए नवनिहालों से भी आप ऐसी हरकतें करते हो तो आपका क्या होगा? इनका एक चिंतक था, वो कहां कहां रहते मालूम नहीं, दिलीप मंडल नाम का एक चिंतक है जो एससी फैकल्टी का डीन है। मुझे लगा उन्होंने ये तैयार करके दिया। और वो छात्र संघ की अध्यक्ष क्या बोलती है, लक्ष्मी शर्मा, कि हमें नहीं पता था कि ये प्रोपेगेंडा एजेंडे के लिए हमको लेके जा रहे हैं, हमें ये बताया था कि कंगनावत से मिलाने ले जाना है। ये हालत एबीवीपी की हो गई है। जो एबीवीपी के 30 लाख बोल रहे सदस्य है हमारे, उसके पास में ले जाने के लिए ऐसे बच्चे मिलाए जा रहे जैसे ट्रकों में भर के लोग ले आते
उनको पता नहीं होता है कि कहाँ किसके लिए नारे लगा रहे, किसके लिए जा रहे। वो बोलते हैं कि हमें 500 रुपए का वादा किया था, 700 का वादा किया था, खाना खिलाने का वादा किया था, घुमाने का वादा किया था। उस तरीके से हमारे बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है। उस यूनिवर्सिटी में जितने भी छात्र पढ़ते होंगे, उनके माँ बाप के लिए वार्निंग सिचुएशन है कि आपके बच्चों को निकाल लीजिए, क्योंकि ये आपके बच्चों का जिस तरीके से शोषण हो रहा है उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। दूसरा एक मामला खुल के आया, संदेश खाली में भाजपा अध्यक्ष इन्वॉल्व है। कुछ कंस्पिरेसी पैदा किया गया, ये सामने आया कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष ने ये सब बातें करवाया। संदेश खाली मतलब कितने डरे हुए और कितने सख्ते में है मोदी जी कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये क्या बिल्कुल जिसे कहते हैं तंबू उखड़ता हुआ नजर आ रहा है। कश्मीर जिसमें 370 हटाने का बड़ा लिया जाता था क्रेडिट, वहां ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे। मणिपुर में इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तो ये क्या बीजेपी का वाकई बिल्कुल तंबू उखड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या है? सर उखड़ गए, तो इसमें उनको समझ में आ गया। देखो आपको बताता हूं, धारा 370 के बारे में इन्होंने जो कुछ प्रचार किया था, प्रचार प्रोपेगेंडा किया था, ये जवाब नहीं देते, विरोधी पार्टियां जवाब ही नहीं देती। मतलब सोशल मीडिया पे तो बोलना चाहिए, उसके लिए उनके लोगों ने तो बोलना चाहिए। कश्मीर में जो उम्मीदवार नहीं दिया, ये धारा 370 जो 52 में लागू हुआ था, 1952 में लागू हुआ था, और उसमें क्या था कि 52 में हमारे पास में मात्र दूरसंचार, रक्षा और विदेश व्यापार, ये तीन ही चीजें भारत सरकार के पास में थी। धीरे धीरे जब तक 64 तक, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी के जिंदा रहते तक, जो तिरंगा नहीं फहराने की बात थी वो तिरंगा फहर गया। भारत के सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था नहीं लागू हो सकती थी, वो हो गई। भारत का एजी ऑडिट नहीं कर सकता था, वो हो गया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री नहीं नियुक्त होते थे, वो हो गए। बैंकिंग प्रणाली हमारी और उनकी मिक्स हो गई। कस्टम, एक्साइज, टैक्सेस वहां लागू हो गए। अब क्या खाली डिब्बा ही बचा था वो 370 के नाम पर। उन्होंने इनको हटा दिया। कितने लोगों ने, भक्तों ने प्लॉट लिए, या कितने भाजपा वालों ने वहां प्लॉट लिए, या कितने लोगों ने वहां जमीनें खरीदने का साहस किया। अभी आपने देखा हो कि जगह जगह पर अटैक हो रहे, जगह जगह पर जो टेररिस्ट है वो अपना हरकतें वहां मचा रहे हैं। ये क्यों करते हैं सर? क्योंकि इनको कोई लेना देना नहीं। आपको बताता हूँ, लेह लद्दाख में भी इनका कुछ नहीं होने वाला। लेह लद्दाख भी अशांत है, सारे जंगल पहाड़ अशांत है, सारे इलाके अशांत है, क्योंकि इन्होंने देश को, बीजेपी के हो नहीं तो दुश्मन हो, इस तरीके से इस देश को बांट दिया। और ये असंवैधानिक भाषा बोलने लग गए मोदी जी। सोनिया गांधी को, जो उनसे बड़ी है, उम्र में बड़ी है, उनसे 10 साल कम से कम बड़ी होगी, उसको कर गई, हो गई, भाग गई, भाग जाएगी, किस तरह है। वो जो एक शायर है ना, उसने बोला था कि ये दौलत नई नहीं है, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नहीं है, ये हरकत है। तुम में प्रधानमंत्री पद तो तुमने ले लिया मूर्ख बना के लोगों को, मगर तुम में वो लहजा नहीं आया, तुम में वो बात नहीं आई। आप वो बात ही नहीं कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आप इस तरीके से बात? एक संविधान पर पद पर हो, मेरे जैसा आदमी अरे तुरे बोल दे, तुम वगैरह बोल दे, तो मैं मराठी आदमी हूं। तुम बोलना मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि मैं पिताजी को भी आप वाली संबोधन हमारे मराठी इसमें नहीं होता है। तुम ही बोलते, हम ऐसे ही बोलेंगे, हम हमारी भाषा में वो है। मगर ये तो दिल्ली में 10 साल हो गए, इसके बाद में भी अगर इस तरीके की भाषा, ये हरकत करते हैं। और इनके लोग देखिए सर कैसे कैसे। इनका गवर्नर आनंद बोस, महिला उत्पीड़न के मामले में उसके ऊपर एफआईआर हो गया। अब वहां की पुलिस देख रही है, जज देख रहे हैं कि क्या गवर्नर पे कार्रवाई हो सकती है। ये महिलाओं का जो बने, महिला सुरक्षित हो जाएगी, रात में 12 बजे भी घूमेगी। उत्तर प्रदेश में महिला अभी बहुत सुरक्षित हो गई। अरे उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, राजभवन में सुरक्षित नहीं है। तुम्हारे राज में तुम जिस इसका प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार करते हो, आपको पता है सर, वो 2970 वीडियो वो उसमें आए हैं, ड्राइवर ने सौंपा है 2970। और उसमें जो महिलाएं 16 साल की लड़कियों से 60-70 साल की माताओं तक सबका शोषण किया है।
ये दुनिया का सबसे बड़ा मतलब सेक्स कांड है। और उसके बाद आपको बताता हूं कि इसकी जानकारी 8 दिसंबर 2023 को इनके उपाध्यक्ष ने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को और होम मिनिस्टर को दे दी थी, जब इनको सब पता था। हाँ, यानी उसके वो सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बावजूद भी प्रधानमंत्री रमन्ना के साथ फोटो खिंचवाते रहे, उनके पास इंफॉर्मेशन होने के बाद भी। आप यही कह रहे हैं? सर, अप्रैल में हुए ना चुनाव, कब हुए वहां के चुनाव? अप्रैल में हुए। मैं तो डेट बता रहा हूं कि 8 दिसंबर 2023 को होम मिनिस्टर को, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को उस वकील ने लेटर भेजा था और वो रिलीज भी किया था। अब कितने महीने पहले पता था? तो 5 महीने पहले पता था। और ये सुगबुगाहट जो चल रही थी जून जुलाई से चल रही थी, पिछले साल के जून जुलाई से चल रही थी। तो हमारे सारे केंद्र के डिपार्टमेंट, स्टेट के डिपार्टमेंट क्या घास छिल रहे थे वहां। और मोदी जी को ना किसी महिला की इज्जत है, ना किसी देश की इज्जत है, ना किसी सैनिक की इज्जत है। मोदी जी के पास में मात्र इज्जत है कि एक सांसद कैसा बढ़ जाए, बस इतनी है। इससे ज्यादा और कोई नहीं है उनके पास में, कोई टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। मेरे सांसद कैसे बढ़ जाए, चाहे वो बलात्कारी प्रज्वल म्हणजे रेवन्ना हो या और कोई हो। उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि इनको जेडीएस के जो खासदार है, सांसद भी थी उसमें, महिला अधिकारी है, कॉर्पोरेट अधिकारी है, सरकारी अधिकारी है, जिनका इसने शोषण किया। और ये जो खुला है मामला, वो एक वहां की जो महिला कामगार थी 64 इयर्स की, उसका अपहरण करके ले गए, उसके बेटे ने खोला। और ये जानकारी जब महिला आयोग कर्नाटक को लगी तो उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया और फिर मुख्यमंत्री के कहने पर एफआईआर दर्ज हुई है। आप समझ रहे? और ये कितने महिला का सम्मान करते। ब्रुजभूषण के बेटे को टिकट दे दिया, कुलदीप सेंगर इनके ही साथ में है, साक्षी महाराज इनके साथ में है, एमजे अकबर इनके साथ में है, निहाल चंद इनके साथ में है, संदीप सिंह इनके साथ में है। ऐसे कम से कम 128 लोग इनके साथ में है। शर्म आती है सर बोलने में। राष्ट्रीय पार्टी, संस्कृति, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति पढ़ाने वाली पार्टी 128 बलात्कारियों को टिकट देती है, 128 बलात्कारी मंत्रियों को संरक्षण देती है, राज्य मंत्री हो, एमएलए हो, पदाधिकारी हो। आपको पता है एबीवीपी ने बनारस में 3 जो लड़के थे, कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अखिल चौहान, बनारस जो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, बीएचयू में किसी लड़के का उन्होंने शोषण किया, दैहिक शोषण, उसके वीडियो वायरल किए, पेन ड्राइव में उसके रिकॉर्डिंग किए। कितनी मेहनत, हिम्मत हो गई इनकी। घबराते ना लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, मेरी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, ये किसी से नहीं घबराते। सैया भाई कोतवाल, अब डर काहेगा? तो इन्होंने खुद रिकॉर्डिंग करवाया। और ऐसे लोग, आसाराम भी इनके साथ में, राम रहीम भी इनके साथ में, स्वामी चिन्मयानंद भी इनके साथ में, और प्रदीप कुरुलकर सावरकर भक्त वो भी इनके साथ में। यानी बिल्कुल निडर होकर के, तमाम जो लज्जा और सब कुछ छोड़ छाड़ करके जो चाहते हैं वो सरकार बनाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। और अजीब हालत है कि कोई देश का कानून, संविधान वो समझते हैं कि हम पर लागू नहीं होगा। इतनी गिरी हुई हालत। और आपने बताया कि भाजपा का तंबू उखड़ चुका है। अच्छा, अब मैं आना चाहता हूं अडानी पर, इसलिए कि अडानी वो शख्स है जिसको पूरे 10 साल मोदी जी ने बिल्कुल देश को बेच करके तकरीबन उसके हाथ में दे दिया। अब सेबी ने नोटिस दे दिया उनके खिलाफ। ये क्या मामला है? ये मामला ये है कि अडानी ने जो इरेगुलरिटी की है, थोड़ा सा इलेक्शन शुरू हो गए तो सेबी पर प्रेशर कम हो गया। किसका प्रेशर? मोदी जी का प्रेशर कम हो गया। तो सेबी ने जितनी इरेगुलरिटी पकड़ी थी उसके ऊपर उन्होंने 6 नोटिस तामील किए, 1-2 नहीं। और 2 लाख रुपए डूबे हैं अभी पिछले सप्ताह में, निवेशकों के 2 लाख रुपए डूबे। क्या 2 लाख बताएं आपने? 2 लाख करोड़? कितना? 2 लाख करोड़। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा फिगर में जरा कमी रह गई थी, इसलिए बताना जरूरी था। तो 2 लाख करोड़ जनता के जा चुके। फिगर बढ़ा के बताना वगैरह, एग्जैक्ट फिगर वो उनका काम है ना, संबित पात्रा का। कितने जीरो होते, क्या होते, दोनों। अभी जीरो लगाने वाला भी और जीरो पूछने वाला भी एक ही साथ है।
हम सर इतने बड़े बड़े फिगर का बता ही नहीं सकते ना, हमारी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। सेबू समूह पर इस वक्त एक्शन के लिए नोटिस देना है, इसलिए असर पर पड़ा है, शेयर पर असर पड़ा है। अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स की फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में ये सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। उसके बाद में डिविडेंड कितना दिया और कैसे दिया, इसके बारे में ये सवाल है। शेयर मार्केट में आई गिरावट के पीछे का कारण अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग ने अडानी पर आरोप जो लगाए थे उसके ऊपर इतने दिन तो दबा के रखा था, अभी ये जैसा ही शुरू हो गया इन्होंने सब हरकतें शुरू कर दी। आपको ये समझना होगा कि अडानी अगर डूब गया तो देश मंदी में चले जाएगा। एक आदमी के डूबने से मंदी में चले जाएगा देश। क्या कर लिया मोदी जी ने और बीजेपी राष्ट्रभक्त पार्टी ने क्या कर दिया। अच्छा, सेबी के नोटिस से एक चीज का जो इशारा मिल रहा है वो ये कि सरकारी तंत्र में जो बैठे हुए अफसरान हैं वो भी कोई तब्दीली की आहट महसूस कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? जी जी, उसके बिना नहीं कर सकते। सारे सारे आहट महसूस कर रहे हैं कि तब्दीली हो रही है। सरकारी तंत्र, कोर्ट का तंत्र, सारे ऑडिट वालिट का वाला जो है तंत्र, वो अभी थोड़ा सा अपने इसमें आ गया है, होश में। चाहे अभी इलेक्शन के तीनों कमिश्नर होश में आ जाए तो मोदी का पूरा पहिया ही उखड़ जाता है। मैं सही बताता हूँ, विदर्भ की हमारी 10 में से 10 सीटें हार जाए तो आश्चर्य नहीं है बीजेपी। ये हालात सब जगह है। कई राज्यों में इस तरह की खबरें आ रही हैं, कई राज्यों में इस तरह की खबरें आ रही हैं। अच्छा, मैं चलना चाहता हूं, आप जिस राज्य से आते हैं, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को मोदी जी की सरकार की तरफ से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सरकारें उखाड़ने बनाने के काम तो किए ही, और बहुत सी इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र से उठा करके वो गुजरात ले गए थे, वो मुझे ये अच्छी तरह याद है। अब प्याज के मामले में क्या सियासत हो रही है महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में? देखो, प्याज का पाबंदी लगा दी। मैं सर ये पूछता हूँ, छोटे छोटे भी होते ना जो पिन तैयार करते हैं, कूलर तैयार करते हैं, फैन तैयार करते हैं, कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं, उसको एक्सपोर्ट प्रमोशन देने के लिए हमारे स्पेशल कमीशन बैठा हुआ है, क्योंकि हमको विदेशी डॉलर मिलते हैं, देश में संपन्नता बढ़ती है। मगर इन सबकी मां मर जाती है जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट शुरू हो जाता है। ग्लोबल इकोनॉमी होनी चाहिए, उसके फायदे राष्ट्र को मिलने चाहिए, मगर किसान को कोई फायदा नहीं मिलना चाहिए। ये पॉलिसी सारी सरकारों की है, सारी सरकारों की। मैं किसी को माँ का और किसी को मौसी का नहीं बोल रहा हूँ, इसमें सारी सरकारें ऐसी है। और इन सरकारों ने जो किसानों का शोषण किया, अभी देख लो कि गुजरात का सफेद प्याज एक्सपोर्ट होगा, हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट नहीं होगा। कम से कम $550 में एक्सपोर्ट होगा। अब इतने में कौन खरीदेगा? वो बोल रहे इसलिए नहीं हमने किया, परमिशन तो दे दिया दिखाने के लिए, मगर व्यापारी यही बेचने में इंटरेस्ट दिखाए, बाहर भेजने में इंटरेस्ट ना दिखाए। क्या कर रहे हो भाई, किसको बता रहे हो? और 40% टैक्स सर, 40% उसके ऊपर टैक्स लोड कर दिया। तुम साला दूसरे प्रोडक्ट को, दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को प्रमोशन के लिए टैक्स में रिबेट देते हो और हमारे ऊपर 40% टैक्स लाद देते हो। तुम किसान विरोधी तो हो ही पक्के। जब भी किसानों की फसल आती इंपोर्ट कर लेते हो, चाहे हमारा सोयाबीन हो, चाहे कपास हो, हर चीज की कीमत गिराने के लिए मोदी जी भरकस प्रयास करते हैं और कहते हैं कि हमने 50,000 आपसे अब लूट लिया, अब 1,000 रुपए महीना आपको भीख में देंगे। तो किसानों को, गरीबों को भिखारी समझ के इन्होंने दिया। अपने 22 मालिक, जो मीडिया के भी मालिक है और इनके भी मालिक है, उन मालिकों के लिए इन्होंने 10 साल शासन चलाया, पूरा का पूरा शासन। और कैसे ट्रिक करके देख लो, सारे के सारे वोटिंग, सातों फेज के वोटिंग शुक्रवार को किए इन्होंने, जुम्मे को, कि मुसलमान वोट न डाल सके। मगर मुसलमानों ने तय कर लिया इस वक्त किसको वोट देना है, ये तय कर लिया है। इसलिए वो उसका टेंशन नहीं, तुम जुम्मे को रखो, जुम्मे रात को रखो, वो तो वोट देंगे ही देंगे। और उन्होंने उस तरीके से अपना काम शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में आके ये बोलते हैं कि उद्धव ठाकरे मेरे शत्रु नहीं है। क्यों बोलते हैं, क्यों बोलना पड़ गया? क्योंकि इनको मालूम है कि इनके गठबंधन के जो 41 पार्टियां है साथी, अगर आपके पास समय हो तो मैं गिन के बताता हूँ। जी जी, जरा ब्रीफ में। जी,
ये इनके पास में 543 में 342 सांसद है कुल टोटल लोकसभा के, और 245 राज्यसभा में से 221 सांसद इनके पास में है। टोटल सांसदों की स्ट्रेंथ अपनी इतनी है। ये जो 400 पार करते हैं, जो 150 सांसद है उड़ीसा से लेके तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इसमें इनके पास में अभी तक 34 ही सांसद थे। 34, ये 150 में से 34 थे। अब 15-17 से ऊपर नहीं आएंगे, 15 से ऊपर नहीं आएंगे, तो 150 में से 15 गए। बचे 500 सांसद जो है, 500 में से 400 ये ले लेंगे। नहीं सॉरी, 500 नहीं, 400 बचे, तो 400 में से 400 पूरे देश से ये ले लेंगे। अरे बाप रे, क्या चल रहा है। और आपके पास में जो पार्टियां है, अकेला शेर सब पे भारी वगैरह जो चल रहा था, 41 पार्टियां इनके साथ में। बीजेपी के 290 सांसद है लोकसभा के, राज्यसभा के 93। एनपीपी का एक सांसद राज्यसभा का, एक लोकसभा का। एजीएसयूपी का एक सांसद लोकसभा, एक राज्यसभा। उसके बाद में एआईएनआरसी 00, एक किसी का एक सांसद। एजीपी 01, एचएसपीडीपी 00, आईपीएफटी 0। यानी इनके एनडीए अलायंस की पार्टियों में से बहुत ही कम हैं जिनके अपने सांसदों, नहीं तो बहुत वो हैं जिनका कोई एक सांसद भी नहीं है। खाली एक शिवसेना जो इनकी है, शिंदे साहब की शिवसेना, और वो जो है, क्या नाम है उसका अपना, नीतीश कुमार जी वाली, इनके ही 2 फिगर में सांसद थे। बाकी किसी का 000, 01, 10, 01, 10। ये इसी तरीके से इनकी हरकतें, ये पूरी लिस्ट है मेरे पास में, मैं पूरी लिस्ट निकाल के रखा हूं कि इनके पास में सांसद ही नहीं थे, ऐसे लोग थे। और इन्होंने टोटल 19 सीट अपने अलायंस को दिया था, ये 2 छोड़ के, ये 2 पार्टियां छोड़ के बाकी सब पार्टियों को मिला के 19 सीट दिया है। तो ये 400 कहां से लाएंगे, 370 कहां से लाएंगे। इसलिए ये क्या कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे मेरे छोटे भाई है, मैं उनके लिए बहुत परेशान रहता हूं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता हूं। ये करते करते इन्होंने क्या किया कि मैं बाला साहब का सम्मान करता हूं, मोदी जी ने, मैं उनके बीवी को रोज, रश्मि ठाकरे जी को रोज फोन करता था, उनकी तबीयत के बारे में पूछता था। और फिर इन्होंने हरकत किया कि जब वो उद्धव ठाकरे बीमार थे, उस वक्त उनको सीएम पद से हटा दिया। ये सम्मान है, बाला साहब का सम्मान कहां बताता हूं। वो जिस वक्त बीमार थे, उस वक्त इन्होंने शिवसेना तोड़ दी। उसी शिवसेना को जो नवी शिवसेना बनी है, उस शिवसेना को उसका सीएम बना दिया। जिसने खंजर खोपा था उद्धव ठाकरे के पीठ में, उसको उन्होंने सीएम बना दिया। सीएम पद छीना, चिन्ह भी छीन लिया और पार्टी भी छीन ली। अब इतना सम्मान अगर करते हैं मोदी जी बाला साहब का, तो इससे ज्यादा सम्मान और बीजेपी क्या कर सकती। जी जी। अच्छा, आखिर में मायावती जी की पार्टी बीएसपी के जो आकाश आनंद है, उन पर प्रचार पे पाबंदी लगी है। हमारे पास वक्त कम रह गया, बताइए क्या कुछ है ये वाकया। सर ये क्या है कि उनको लगता था बीएसपी अपना काम कर रही है, मतलब बीजेपी का काम, मगर बीजेपी ने कुछ ऐसे उम्मीदवार उतार दिया कि उनको लगा कि ये तो अपने उम्मीदवार गिर जाएंगे इसमें। तो फिर इन्होंने, आकाश आनंद है जो बीएसपी का कोऑर्डिनेटर है, मतलब मायावती का वारिसदार है, तो उसको चुनाव मैदान से बाहर करने पर उसको एक एफआईआर कर दिया। और एफआईआर में उसके साथ में महेंद्र यादव, श्याम अवस्थी, अक्षय कालरा और विकास राजवंशी, ये 4 उम्मीदवारों को भी डाल दिया। इस सीतापुर में हुआ एफआईआर, और इस एफआईआर में 177C, उसके बाद में 153B, 158, 502 और 502 का क्लास 2, ऐसे इसमें हिंसा भड़काने वाले भाषण देने के लिए उनके ऊपर बोल दिया। उन्होंने खाली इतना ही बोला था, आकाश आनंद ने इतना ही बोला कि एनसीआरबी का फिगर है कि 16,000 किडनैपिंग केस उत्तर प्रदेश में हुए। वो एनसीआरबी का डाटा दे रहे। बहु बेटियों की रक्षा इन्होंने नहीं किया। तालिबानी ये सरकार है, बुलडोजर वाली सरकार है। ऐसी सरकार खाली अफगानिस्तान में हो सकती है जो युवाओं को भूखा रखे और बुजुर्गों को गुलाम बने। ऐसी तालिबानी सरकारों को बाबा साहब के अनुयायी इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब ये भड़काने वाली बात हो गई क्या सर? और मगर उसकी सारी
उसके सारे सभाओं के परमिशन रद्द। ये है डेमोक्रेसी हमारी। जी जी, ये इस तरह से सरकारी तंत्र का इस्तेमाल बीजेपी आरएसएस अपने लिए कर रही है। लेकिन आपने कहा कि तंबू उखड़ चुका है बीजेपी का, अब बस झोला उठाना बाकी है। देखिए आने वाले वक्त में क्या कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन हालात तो लगातार ये बता रहे हैं, जिस तरह से मीडिया रिपोर्टें आ रही हैं, वो मीडिया जो गोदी मीडिया बन चुका था और है अब भी, वो भी कहीं कहीं मजबूर होकर के सच्चाई बताने के लिए मजबूर हो जाता है और इस किस्म की रिपोर्टें उसी मीडिया इसमें के जो जरिए। विपक्ष के है ना, विपक्ष के नेता भी सटीक जवाब दे रहे, सटीक। हाँ अखिलेश जी का उस दिन भाषण सुना मैंने, वो बोला कि उनके इसमें क्या होता है, झूठ होता है, नफरत होती है, कोसना होता है और भड़काना होता है, इसके सिवाय तो मोदी जी भाषण नहीं देते। ये पुलिस को भी अग्निवीर बना देंगे, ये पार्ले जैसा छोटा छोटा पॉकेट करके किसानों को भी पाउच में यूरिया देना शुरू कर देंगे। ये सटीक जवाब देना शुरू कर दिया। सारी विरोधी पार्टियां जो जवाब दे रही है वो सटीक है। मोदी जी को शब्द नहीं सूझ रहे और विरोधी पार्टियां उनकी शब्द पकड़ के, उनके वीडियो पकड़ के, अब बोलने की क्या जरूरत है, ये तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं। वीडियो दिखा देता है, वीडियो सुना देता है, बोलता अब बोलने की क्या जरूरत है। तो मोदी जी इतने बुरे इसमें फंस गए हैं, जो ज्यादा बोलता है ना वो फंस ही जाता है। मोदी जी ज्यादा बोलने के चक्कर में फंस गए और अब जैसे कि आपने पहले भी कहा कि झोला उठाने का वक्त शायद नजदीक आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए शुक्रिया। हमें अपने दर्शकों से बताऊं कि पूरे हफ्ते नजर रखते हैं खबरों पर और हमारे साथ इस कार्यक्रम को करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।